हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जो आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। तो क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर है बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, इसके अलावा यूपीएमबी बिहार बोर्ड्स जो कि हैं स्टेट बोर्ड्स। ये सभी आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर आता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है स्टूडेंट्स। तो इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइए। इसके अलावा ई नोट्स और ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो उनके लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, और वो होने वाला है आपकी पोम ऑन किलिंग अ ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज़। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे एमसीक्यूज़ नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। जैसे कि हम हमेशा से करते आए हैं, हर एमसीक्यू हर चैप्टर का या हर पोम के जो एमसीक्यूज़ हम करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जिनसे आपको ये हेल्प मिले कि आप चाहे शॉर्ट आंसर्स हों या लॉन्ग आंसर्स हों, सभी के आंसर देने में जिन आपको जो हेल्प मिले वो वाले माइन्यूट डिटेल्स जिसमें होती है, तो पूरा एक्सप्लेनेशन आपको करने में आसानी मिले, इस तरीके के एमसीक्यूज़ हैं। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए उस चैप्टर या पोम से रिलेटेड, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, राइट, एंड यू विल बी एबल टू आंसर दैम। सो जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, द स्टेटमेंट इंडिकेट्स, यानी एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। अब इस बात से ये बात क्या इंडिकेट करती है, क्या दर्शाती है? अब स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो है 13, राइट, और आपको ये ध्यान देना है, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, एंड जब हमारे 13 आंसर्स हो जाएंगे तो आपको बताना है आउट ऑफ 13 हाउ मच मार्क्स डिड यू स्कोर, राइट। तो ये आपको बताना है, बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है। और सबसे पहले क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं हम वो देख लेते हैं। A sense of impatience that it takes such efforts to kill a tree. B, a sense of irony that it is not a simple task to kill a tree. C, a sense of defeat that it takes time to kill a tree. या फिर D, a sense of joy that the tree cannot be easily killed. अब यहाँ जो बाद का जो स्टेटमेंट है उस पर ध्यान देने से पहले हम क्या ध्यान दें, शुरू में अ सेंस ऑफ इम्पेशेंस, मतलब ये दर्शाता है कि सामने वाले में बिल्कुल सब्र ही नहीं है। इम्पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है सब्र, तो इम्पेशेंस का मतलब होता है कि सब्र ही नहीं होना, एकदम धीरज ही नहीं होना। अ सेंस ऑफ आयरनी का मतलब क्या होता है, विडंबना दिखाता है। ये क्या विडंबना दिखाता है कि ट्री को मारना आसान नहीं कि। और दूसरा सी, अ सेंस ऑफ डिफीट, यानी हमारे लिए ये हार का संकेत है, हमारी हार है इसमें कि हम एक बार में ही जो है एक सिंपल जैब में जो है पेड़ को नहीं काट पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं। या फिर अ सेंस ऑफ जॉय, यानी ये बहुत खुशी की बात है कि आसानी से नहीं मर रहा है, बहुत समय लग रहा है। तो इन ए बी सी डी इनमें से कौन सा है ऑप्शन सही? और स्टूडेंट्स, जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, अ सेंस ऑफ आयरनी। बहुत विडंबना का विषय है ये कि इट इज़ नॉट ए सिंपल टास्क टू किल अ ट्री। मतलब विडंबना क्यों है यहाँ पर कि क्या ट्री को मारना उचित है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम उन्हें परेशान करते हैं, पेड़ पौधों पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, उनका जो हमको वैल्यू करनी चाहिए वो हम कर नहीं रहे। तो हम क्या करते हैं, उनको और देखते हैं कि अच्छा ये कैसे मरेंगे, आसानी से नहीं मर रहे, चलिए हम इनको और काटते हैं, इससे भी नहीं मर रहे तो चलिए हम इनको उखाड़ कर ही फेंक देते हैं। ये सब हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी एक विडंबना है कि जो हमें जीवन दान दे रहा है हम उसे मारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए ये एक विडंबना है, अ सेंस ऑफ आयरनी। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको ऑप्शन क्लियर है, क्यों ये आंसर है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। द पोअम ऑन किलिंग अ ट्री इज बेस्ड ऑन द थीम दैट, यानी क्या थीम है। अब आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको थीम पता लगानी है। जैसे यूँ तो आपको पता ही है कि इस पोएम की क्या थीम है। इसमें बेसिकली आपको जो गीव पटेल हैं, जो पोएट हैं इस पोएम के, उन्होंने बेसिकली क्या समझाया स्टूडेंट्स, यही कहा है कि किस तरीके से हम लोग बेसिकली ध्यान नहीं रखते हैं, है ना, बिल्कुल भी हमें अंदाज़ा नहीं है कि किस तरीके से जो पेड़ पौधे हैं उनकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है।
और अगर पता भी है तब भी हम उसके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं ना, उनका रख रखाव, उनका बचाव जो है वो हम नहीं कर रहे हैं, काट रहे हैं उनको, है ना। तो कहीं ना कहीं एक कटाक्ष माध्यम से गीव पटेल ने बताया है कि किस तरीके से उसे मारा जाए, एक तरीके से पूरी मैनुअल समझाइए उसमें कि इस तरीके से मारना चाहिए, इस तरीके से मारना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ थीम्स और भी दी गई हैं, तो एक और संदेश भी कह सकते हैं हम, थीम की बजाय अगर मैसेज भी कहें तो भी ठीक ही होगा। तो यहाँ पर जो एक संदेश दिया गया है वो क्या है, ऑप्शंस हैं। ए, एडवर्सिटी इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एडवर्सिटी मतलब किसी चीज़ की कमी होना, एक छुपे हुए रूप में एक आशीर्वाद होता है। यानी अगर हमारे पास कई बार कुछ चीज़ें अगर नहीं होती तो वो एक छुपा हुआ आशीर्वाद है, मतलब आशीर्वाद के रूप, जो कमी है आशीर्वाद के रूप में वो हमें मिली है, क्या ऐसा कुछ है। बी, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स लाइफ ट्राइज टू रिक्रिएट इन इट्सेल्फ। मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स का मतलब होता है कि सारी समस्याओं के, सब कुछ हमारे विपरीत है, ये सब होने के बावजूद भी जो जीवन है वो अपने आप को फिर से उत्पन्न, रिक्रिएट मतलब फिर से बनाना, तो जीवन है वो फिर भी रास्ता ढूंढ ही लेता है खुद के लिए। तो मतलब कुछ भी आ जाए लेकिन लाइफ जो है इट कैन फाइंड इट्स वे, वो अपने लिए रास्ता बना ही लेती है और वो फिर से पुनः जन्म लेती है, जो जीवन है पुनः जन्म लेता है। स्ट्रगल इज लाइफ, परेशानी भरा जीवन ही जीवन होता है। इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये एक कहावत भी है स्टूडेंट्स, का मतलब होता है, इसका तो जो ट्रांसलेशन अगर करें तो ये है कि जो दूध अगर बिखर गया तो अब उस पर रोने का क्या मतलब, लेकिन बेसिकली इसका मतलब होता है कि अगर कोई नुकसान हो गया तो उसके ऊपर रोने का क्या मतलब है, टोटल टाइम वेस्ट करना है। तो इससे अच्छा तो ये है कि इस पर रोने के बजाय आप उस काम को करने पर अगर ध्यान दो, काम करने पर अगर अपना समय इन्वेस्ट करो, रोने में वेस्ट ना करो अगर, तो वो काम आपका हो जाएगा और आप उसमें सफल भी हो जाएंगे। होपफुली स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर है। आगे बात करते हैं कि इसका सही जो ऑप्शन है वो क्या है, और सही आंसर जो है स्टूडेंट्स वो है इसका ऑप्शन बी। चाहे कितनी, एक्चुअली क्यों है ये भी मैं आपको बताती हूँ। मतलब क्या है कि कितना सब कुछ चाहे आपके अगेंस्ट में हो, लेकिन लाइफ अपना रास्ता देख ही लेती है, जिसे जन्म लेना है वो जन्म ले ही लेता है। ये ऐसे कि जब तक पेड़ की बात यहाँ हो रही है कि पेड़ को हम चाहे कितना भी काट लें, अगर उसे काटें लेकिन अगर वो एक बड़ा अच्छा पेड़ है, मजबूत पेड़ है, तो जहाँ से उसे काटेंगे वहीं से ही छोटी छोटी डालियाँ, पत्तियाँ, फिर से अंकुर जो है उसमें फूटने लगते हैं, फिर से नई नई टहनियाँ उसमें आने लग जाती है, क्योंकि वो जो पेड़ है वो इतना स्ट्रांग है कि उसके अंदर अभी भी पनपने की हिम्मत है, ताकत है, ठीक है। तो इसका ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अपने ऊपर भी अप्लाई कीजिए। जब भी आपकी कभी हार हो जाती है तो आप अगर थक कर बैठ जाएं तब तो आपकी जो ग्रोथ है वहीं की वहीं रुक जाएगी, लेकिन थक कर हार कर बैठने के बजाय अगर आप और दृढ़ता से उठें और अगर आप ये संकल्प ले लें कि नहीं, मुझे मेहनत करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं रुकूंगा नहीं और मुझे जो करना है मैं करूँगी ही, तो ये अगर आप इस तरीके से संकल्प लें और एकदम अपने पूरे कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, चाहे कितनी भी परेशानियां हों, तो यकीन मानिए जो सफलता होती है, सक्सेस होती है, आपको ज़रूर मिलती है। यू नेवर फेल, यू ओनली फेल इफ़ यू डोंट ट्राई। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तभी आप फेल कहलाएंगे, अदरवाइज चाहे फर्स्ट आए, सेकेंड आए, लास्ट आए, वो हारना जीतना नहीं होता। ज़रूरी है फाइट करना, अपना 100% देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए पेड़ जो है वो ऐसा नहीं ना कि आप उसको बस एक टहनी काट दी और ख़त्म हो गया, नहीं ना, वो वहाँ से जहाँ से काटा गया है वहीं से ही फिर से पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं और वो पनप कर फिर से उतना ही बड़ा हो जाता है जितना बड़ा तब था जब हमने उसे काटना शुरू किया था। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है, बहुत ही बढ़िया बात है। होपफुली आपको ये क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और ये है, अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ कांट डू वॉट। क्या नहीं कर सकता, एक सिंपल वार जो होता है ना, नाइफ से एक सिंपल वार क्या नहीं कर सकता। बहुत इजी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इट कैन नॉट किल अ ट्री, बी इट कैन नॉट हैम्पर अ ट्रीज ग्रोथ, सी इट कैन नॉट हर्ट अ ट्री, या फिर डी इट कैन नॉट स्टैब अ ट्री। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इट कैन नॉट किल अ ट्री। अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ना वो घूम फिर के अलग अलग वेज में पूछा जाता है। एक वे तो ये हो गया, एक और देखिए, द ट्री इज़ टू हार्ड टू बी डिस्ट्रॉयड विद, यानी
इट आसान नहीं है एक ट्री को डिस्ट्रॉय करना, बिल्कुल भी आसान नहीं है। विथ sudden pull of the rope, B a simple blow of the knife, C the destruction of leaves and branches, D the severance of the bark। इसका सही ऑप्शन होगा B a simple blow of the knife। अब पूरे आंसर को देखिए कि एक सिंपल ब्लो ऑफ नाइफ से ट्री को मारना, ट्री को डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं वो बिल्कुल एक ही हैं, लेकिन जिस तरीके से पूछे गए हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आंसर होगा। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आया है, यहाँ पर आगे पीछे हैं। होपफुली आपको ये अच्छे से क्लियर है और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सेम ही क्वेश्चन को कई बार कितना ज़्यादा घुमाकर पूछा जाता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, और ये चेक करने के लिए कि आपको कोई पोम या चैप्टर कितना अच्छे से समझ में आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ चुका होगा और इसीलिए वो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द वर्ड क्रस्ट हियर रिफर्स टू, यानी जो क्रस्ट है उस क्या है वो। अब क्रस्ट बेसिकली क्या होता है, क्रस्ट के बहुत मतलब होते हैं। जो क्रिस्पीनेस दिखाने के लिए भी जो होता है ना, जैसे चिप्स होती हैं, तो चिप्स को जब हम तोड़ते हैं तो एक आवाज़ सी आती है ना, वही क्रिस्पीनेस वही होती है, ठीक है। करारी जिसको कहा जा सकता है, करारापन एक जो होता है उसे भी क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। इस पोम में क्रस्ट किसे कहा गया है? अच्छा, जो मेन क्रस्ट है वो होता है जो अर्थ है, उसकी जो सबसे बाहरी परत जो होती है उसे क्रस्ट कहा जाता है। अब इस पोम के अंदर कौन से क्रस्ट की बात हो रही है? ऑप्शंस हैं, ए द आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेड, यानी ब्रेड का जो बाहरी हिस्सा होता है ना, वो ब्राउन पोर्शन जो होता है उसे भी जब सेक लेते हैं तो क्रस्ट मतलब बहुत क्रिस्पी हो जाता है। बी द अर्थ्स सॉलिड एक्सटीरियर, यानी धरती का बाहरी हिस्सा जो होता है सबसे बाहरी वो। सी द बार्क ऑफ द ट्री, जो बार्क मतलब जो छाल होती है ना पेड़ की, वो भी एकदम क्रिस्पी सा और क्रस्टी होता है ना, वो भी कितना हार्ड सा होता है। और डी द स्केली कवरिंग ऑन अ स्किन, मतलब स्केली मतलब होता है लकीरदार, ठीक है, स्किन के ऊपर लकीरदार जो कवरिंग होती है वो। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हुई है? वेल, इस पोम के अंदर जिस क्रस्ट की बात हुई है वो एक ही क्रस्ट की बात हुई है और वो है अर्थ वाली। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो है सही आंसर, द अर्थ्स सॉलिड एक्सटीरियर। होपफुली स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि है द एक्सप्रेशन लेप्रस हाइड रिफर्स टू। लेप्रस हाइड, हाइड क्या होता है स्टूडेंट्स? स्किन। लेप्रस क्या होता है? कोढ़ी या कुष्ठ रोग जिसे कहा जाता है ना, लेप्रसी से ये शब्द आया है। इस पोम में ये लिखने से क्या जताया जाता है, क्या बताया जाता है? ए द ट्रीज बार्क, बी स्मूथ स्किन, सी द लेपर्स स्किन, या फिर डी नन ऑफ द अबाव। स्टूडेंट्स, लेपर्स स्किन का मतलब होता है कोढ़ी व्यक्ति, मतलब वो व्यक्ति जिसे कोढ़ हो गया है और उसकी स्किन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इस पोम के अंदर किसके बारे में बात हो रही है? ट्री के बार्क के बारे में बात हो रही है। यस, जो पेड़ों की बात हो रही है तो पेड़ों की स्किन किस तरीके की होती है? धब्बेदार होती है, एकदम पैची सी होती है, कहीं किसी तरीके का पैच है, कहीं स्मूथ है, कहीं रफ है, कहीं सॉलिड है, कहीं थोड़ा सा खोखला टाइप का, हॉलो सा है ना, अलग अलग है। और स्किन जो है उसी हिसाब से अलग अलग पैची सी दिखती है ना, उसी के बारे में बात हो रही है। आई होप आपको ये आंसर भी अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। द एक्सप्रेशन लेप्रस हाइड इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ, यानी यहाँ क्या पूछा गया है? कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? लेप्रस हाइड जो है कौन सा मतलब किस चीज़ का उदाहरण है? इसका मतलब क्या पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है? और ऑप्शंस हैं आपके पास, ए आयरनी, बी सिमिली, सी मेटाफर, या फिर डी एसोनेंस। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो देखी है जो इसी चैप्टर के ऊपर मैंने बनाई है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि जैसे ही लेप्रस हाइड की बात आती है तो हम किसकी तरफ इशारा करते हैं? पोएटिक डिवाइसेस ढूंढनी है। तो कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई है लेप्रस हाइड में? इट इज़ मेटाफर, यानी ऑप्शन सी जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर। लेप्रस हाइड जो है वो स्किन दिखाने के लिए यूज़ हुआ है, एक बीमारी का बेसिकली यहाँ पर ये दिया कंपैरिजन हुआ है, एक किस्म की बीमारी है उसका यहाँ पर ये कंपैरिजन है कि किस तरीके से जो पेड़ की स्किन है उसे और इस बीमारी में जो स्किन जैसी हो जाती है उसको एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। अब देखा जाए तो ये कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई
जो पेड़ की जो स्किन है, स्किन तो हम उसको बोल रहे हैं, होता तो वो बार्क है ना, तो बार्क में और किसी इंसान की स्किन में क्या ही तुलना की जाए। और लेप्रेसी इंसानों में हो जाती है, मतलब आप पेड़ के अंदर क्या लेप्रेसी होगी, लेकिन आप उसको कंपेयर कर रहे हो, इट्स एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन अनलाइक थिंग्स। तो यहाँ क्या ये हो गया, मेटाफर। होपफुली स्टूडेंट्स अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, द पोएट यूजेस द एक्सप्रेशन स्प्राउटिंग लीव्स टू सजेस्ट द आइडिया ऑफ, यानी स्प्राउटिंग लीव्स जो है वो क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है। ए, अप्रोचिंग डेथ, कि आप मौत के तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब स्प्राउटिंग लीव्स यानी छोटी छोटी पत्तियां जो उगती हैं ना, उसका क्या मीनिंग है, वो क्या दर्शाती हैं। क्या वो ये दर्शाती हैं कि आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। बी, अ वाइब्रेंट लाइफ, बहुत ही अच्छी बढ़िया खुशहाल लाइफ। सी, कंटिन्यूअस लाइफ साइकिल, मतलब आपका जो एक जीवन प्रक्रिया जो चलती रहती है ना, कि जीवन मरण ये सब चलता रहता है, जो एक लाइफ साइकिल चलता है लगातार जो चलता रहता है, उसके बारे में। या प्रोड्यूसिंग अ न्यू रेप्लिका, प्रोड्यूसिंग अ न्यू रेप्लिका। रेप्लिका क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तरीके से हम कह सकते हैं कॉपी। अब यहाँ कॉपी का मतलब नोटबुक नहीं है, यहाँ कॉपी का मतलब नोटबुक मत समझ लेना आप। यहाँ कॉपी का मतलब ये होता है, कॉपी का मतलब बेसिकली है कि किसी की एज इट इज कॉपी कर लेना, ठीक है, एज इट इज नकल। तो रेप्लिका हम कह सकते हैं नकल। तो कई बार ये होती है ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ब्रांडेड बैग है, हैंड बैग है ना, पर्स है ब्रांडेड एकदम बहुत महंगा, तो सबके लिए ज़रूरी नहीं है ना, सब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, सब इतना महंगा बैग नहीं खरीद सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉपी खरीदते हैं। तो कॉपी क्या होता है कि कई जैसे अलग अलग रेप्लिकाज आती हैं, मतलब फर्स्ट कॉपी आई, मतलब एकदम 99% सेम होगा वो, बस 1% का ही डिफरेंस होगा ओरिजिनल में और कॉपी में, है ना, 1% का। तो ऐसे फर्स्ट कॉपी है तो 1% का, सेकेंड कॉपी है तो डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे, ऐसे आते आते 100 कॉपी हज़ारों तक आता है, ठीक है। ये जो एकदम कॉपी होता है ना, उसे कहा जाता है रेप्लिका। तो ये रेप्लिकाज, आई होप रेप्लिका का मतलब आपको समझ में आ गया, नकल या कॉपी, ठीक है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन डी, प्रोड्यूसिंग अ न्यू रेप्लिका। क्यों, क्योंकि जैसा आप पेड़ है, उस पेड़ को जब काटोगे, जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ आता ना अ न्यू लाइफ, वाइब्रेंट नहीं, वाइब्रेंट तो मतलब बहुत खुशहाल, अच्छा बढ़िया एकदम जो शानदार जीवन, वो नहीं। अगर यहाँ पर अ न्यू लाइफ की बात भी आती तो भी वो इंडिकेशन बिल्कुल सही था कि भले ही उस पेड़ को नुकसान पहुँचाया गया हो, कुछ भी हुआ होगा, फिर भी नया जीवन निकल रहा है ना। तो न्यू लाइफ से भी सही आंसर है। बाकी प्रोड्यूसिंग अ न्यू रेप्लिका का मतलब है कि जब आपने उस पेड़ को काटा था, उसके बाद जब वो पत्तियां निकलने लगी या टहनियाँ निकलने लगी, उस टहनियों के निकलने के बाद वो वैसा का वैसा हो जाएगा, वो पेड़ जैसा वो पहले था, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, नया पेड़ जो बन के तैयार हुआ वो पुराने पेड़ की एक तरीके से कॉपी हो गया, क्यों, तो वैसा का वैसा रेडी हो गया, तो फिर फायदा ही क्या हुआ उसको काटने पीटने का, है ना। तो ये बेसिकली इसका मतलब है। हो सकता है स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन जो है उसको आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि ये कंपैरेटिवली अलग किस्म का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसे समझना है, सीखना है, ताकि इससे सिमिलर अगर कोई क्वेश्चंस आ जाए आपके एग्जाम में तो आप उसे इजीली आंसर कर सके। ऑलराइट, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एफैट हैक एंड चॉप क्लियरली रिवील्स। अब रिवील का मतलब होता है उजागर करना किसी चीज़ को, या किसी सामने भेद खोल देना, तो रिवील कर देना, ठीक है, पर्दा उठा देना। और एपथैट का मतलब होता है, ये इस तरीके का एक शब्द होता है, मान लीजिए आप किसी के प्रति कुछ कह रहे हैं, ठीक है, और कुछ नेगेटिव अगर आपने बात कही है किसी के प्रति, तो जो शब्द इस्तेमाल करा है उस नेगेटिविटी को दिखाने के लिए, उस शब्द को एपथैट कहा जाता है, ठीक है। एपथैट की कैटेगरी में आता है कि कोई ऐसे शब्द प्रयोग में लेकर आना जिन शब्दों के प्रयोग करने से किसी की या तो इंसल्ट होती है या एम्बैरेसिंग होता है, किसी के लिए शर्मिंदगी भरा होता है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है एपथैट। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। अगर आप समझ गए होंगे कि हैक एंड चॉप, ये जो शब्द हैं वो किसी के लिए एम्बैरस करने के लिए यूज़ किए गए हैं, ये एपथैट है।
और एम्बैरस किसे करने के लिए, किसको एम्बैरस किया जा रहा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। A. Resilience of the tree. B. A philosophy of violence. C. Greater violence against nature. या फिर D. Sympathy for the tree. इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स, जो सही आंसर है वो है इसका C. Greater violence against nature. कहीं ना कहीं ये एक हमें ही कहा जा रहा है। देखिए रेजिलियंस ऑफ द ट्री क्यों नहीं होगा, पहले वो बता देती हूँ। मतलब ट्री में जो क्षमता है झेलने की, वो उसके लिए ट्री के लिए इंसल्टिंग है। कि ट्री के लिए इंसल्टिंग है मतलब हैक एंड चॉप का शब्द कब इस्तेमाल किया गया था इस पोम में? गी पटेल ने ये शब्द तब इस्तेमाल किया था जब वो ये दिखा रहा था कि किस तरीके से एक पेड़ को मारा जा सकता है, जान से मारा जा सकता है, उसे एकदम जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। वो प्रोसेस जब बताना शुरू किया था तब उन्होंने हैक और चॉप का इस्तेमाल किया था। तो ये क्या पेड़ के लिए है कि पेड़ अब झेल नहीं पा रहा है? तो पेड़ के लिए क्या इंसल्टिंग है? बिल्कुल भी नहीं, पेड़ के लिए इंसल्टिंग नहीं है ये। अ फिलॉसफी ऑफ वायलेंस, क्या ये दर्शाता है कि एक वायलेंस है? हाँ, ये बिल्कुल दर्शाता है, लेकिन किसे दर्शाता है? फिलॉसफी ऑफ वायलेंस किसके द्वारा, किस पर की हुई वायलेंस है, वो क्लियर नहीं है। सिंपैथी फॉर द ट्री, क्या पेड़ों के लिए सिंपैथी? पेड़ों के लिए किस बात? सिंपैथी का मतलब स्टूडेंट्स होता है सहानुभूति, है ना, कि किसी को ढाढ़स बंधाने का काम जब हम करते हैं ना, सहानुभूति, कि हमें पेड़ों की व्यथा जो है वो हमें मालूम है, हमारी सहानुभूति उन्हीं के साथ है ना, इस तरीके से। तो लेकिन क्या हमें पेड़ों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए? नहीं, पेड़ इंसान से कितने ही ज़्यादा सुपीरियर है, उनसे कितने ही ज़्यादा ऊपर है। इंसानों के कारण पेड़ जीवित नहीं है, पेड़ों के कारण हम इंसान जीवित हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे ना तो हम कैसे रहेंगे? तो कहीं ना कहीं पेड़ हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। तो जो हमसे सुपीरियर है, हम उसको जब नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हमें उनसे सहानुभूति होगी क्या? नहीं। सहानुभूति तो हमें इस समय बाकी इंसानों से होनी चाहिए कि हाँ तुम कैसे जियोगे, कैसे तुम्हारा सर्वाइवल होगा, तुम्हारी लाइफ अब आगे कैसे होगी, है ना, उस तरीके से। तो ये पेड़ों के लिए नहीं है ये सहानुभूति। लास्ट क्या है? ग्रेटर वायलेंस अगेंस्ट नेचर। यहाँ नेचर के बारे में बताया गया है कि ये क्या इंसल्टिंग है, कि कितना ज़्यादा वायलेंस किया जा रहा है प्रकृति के खिलाफ। पूरी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल रही है और ये भी बताया जा रहा है कि प्रकृति के अगेंस्ट कितनी ज़्यादा एक वायलेंस का मतलब होता है जो काटा पीटी है, कितना ज़्यादा एक निर्दयता जो दिखाई जा रही है वो बता रहा है। तो ये एपिथेट हम ही सब लोगों के लिए है, ठीक है, निर्दयता को दर्शा रहा है। ये एपिथेट क्या दर्शाता है? निर्दयता, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स ये अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द बार्क ऑफ द ट्री ब्लीड्स बिकॉज ऑफ, यानी जो पेड़ का तना या पेड़ की जो छाल है वो, उससे जब खून बहता है, खून जो सैप है, SAP, ये हम पहले भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो चिपचिपा या दूध जैसा पदार्थ निकलता है किसी भी पेड़ पौधे से, जब उसकी पत्तियां या टहनी जब काटी जाती है तो उससे जो रसाव होता है, वो रिसाव होता है, उसे ही सैप कहते हैं। और सैप को खून से कंपेयर किया गया है कि जिस तरह इंसानों को अगर चोट लगती है और खून बहता है, पेड़ों को भी जब चोट लगती है, यानी हम जब उन पे वार करते हैं, अटैक करते हैं किसी भी नाइफ से या कुल्हाड़ी से, तो वो जो सैप बहता है वो मानो खून जैसे बह रहा है। तो बार्क ऑफ द ट्री ब्लीड बिकॉज ऑफ, ये क्यों होता है? स्टैबिंग की वजह से, चोकिंग की वजह से, अपरूटिंग की वजह से, या हैकिंग या चॉपिंग की वजह से। स्टैब मतलब बार बार मारना, चोक का मतलब क्या होता है? इफ़ यू रिमेंबर कि स्कॉचिंग एंड चोकिंग ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर पेड़ों को सुखाया जाने की बात करी गई है कि जड़ें जो सूख जाती हैं, तो जब सुखा दिया जाता है उसकी वजह से ये ब्लीडिंग होती है। अपरूटिंग यानी पेड़ को उखाड़ लेना जड़ से, उसे अपरूटिंग कहा जाता है, तो उसकी वजह से होता है। या हैकिंग एंड चॉपिंग, हम जब उससे बार बार काट, देखो स्टैबिंग का मतलब तो होता है वो वार, ठीक है, ये वो प्रक्रिया है कि वार कर रहे हैं। और हैक और चॉप का मतलब है कि काट देना, जब काट कर अलग कर देते हैं। मान लीजिए अगर मेरी फिंगर्स हैं, अगर मैं उसको यूँ मारने के लिए यूँ इस तरह से हाथ बढ़ा रही हूँ तो इसे तो कहा जाएगा स्टैब, लेकिन जब काट कर अलग कर दी तो उसे कहा जाता है चॉप और हैकिंग। तो बताइए किसकी वजह से ये होगा? तो ऑप्शन होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जब मैंने ये अच्छे से क्लियर किया, वो है डी, हैकिंग एंड चॉपिंग। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ना स्टैबिंग और
हैकिंग चॉपिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सिमिलर सा लगता है, लेकिन सिमिलर नहीं है स्टूडेंट्स। स्टैब मतलब होता है मारना, लेकिन हैकिंग और चॉपिंग है मतलब काट ही देना, ठीक है, एकदम अलग कर देना। जैसे हम कहते हैं ना चॉपिंग दी अनियंस, तो चॉपिंग का मतलब क्या होता है, कटिंग ना, वो काट ही देते हैं, तो दैट इज द डिफरेंस, इसलिए डी वुड बी दी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। द फ्रेज एंकरिंग अर्थ सजेस्ट दैट, एंकरिंग अर्थ क्या सजेस्ट करती है, मतलब इसका अर्थ क्या है। एंकरिंग अर्थ का मैंने आपको मीनिंग बहुत अच्छे से समझाया है स्टूडेंट्स, कई बार समझाया है। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, देखते हैं आप कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ए, द रूट्स ऑफ द ट्री क्लिंग टू द अर्थ, बी, द रूट्स ऑफ द ट्री आर ड्रॉइंग सैप, सी, द अर्थ होल्ड्स द ट्री, या फिर डी, द ट्री इज द एंकर ऑफ द अर्थ। यानी ए जो है कि जो जड़ें हैं पेड़ की वो एकदम ज़मीन है उससे लगी रहती है। क्लिंग का मतलब होता है एकदम किसी पर चिपक ही जाना एकदम, ये हुए। बी है रूट्स ऑफ द ट्री आर ड्रॉइंग सैप, यानी रूट्स जो हैं पेड़ की, जो जड़ें हैं, वहाँ उन जड़ों से सैप निकल रहा है। तो जड़ों से सैप निकल रहा है क्या, वही जो चिपचिपा पदार्थ है उसी के बारे में बात हो रही है। डी, ओके, डी, द अर्थ होल्ड्स द ट्री, यानी जो ज़मीन है उसने जो ट्री है ना पेड़, उसको एकदम पकड़ रखा है। द ट्री इज़ द एंकर ऑफ द अर्थ, यानी जो पेड़ है वो ज़मीन का एंकर है, पेड़ एंकर है। और जो सही ऑप्शन है वो है स्टूडेंट्स द रूट्स ऑफ द ट्री क्लिंग टू द अर्थ, यानी रूट्स जो है उसने ज़मीन से एकदम चिपका हुआ है। तो ये है इसका सही आंसर। होपफुली ये आपको क्लियर है और ये बहुत ही ईजी आंसर भी है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12, द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज ब्लीडिंग बार्क इज, ब्लीडिंग बार्क में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है, ऑलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, अलूजन और मेटाफर। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, बी एंड बी, यानी दोनों शब्दों के जो पहले लेटर का साउंड है वो सेम है, विच इज़ ब, रिपीट हो रहा है। और साउंड इस तरह से रिपीट होता है किसी भी शब्द के पहले लेटर का, तो उसे हम कहते हैं ऑलिट्रेशन। सो सही आंसर है इसका ऑलिट्रेशन। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स राइज फ्रॉम, यानी कर्ल मतलब घुंघराली या बहुत स्पाइरल फॉर्म में जो एकदम घूमी हुई जो हरी हरी डालियाँ होती हैं, छोटी छोटी पतली पतली, वो कहाँ से उगती हैं। द चॉप्ड ट्री, क्लोज टू द ग्राउंड, द टॉप ऑफ द ट्री या अपरूटेड ट्री, यानी जहाँ से पेड़ को काटा गया है वहाँ से उगती हैं, ज़मीन के पास से उगती हैं, ट्री के एकदम टॉप से, पेड़ के एकदम टॉप का जो हिस्सा होता है वहाँ से उगती है, या जहाँ से उखाड़ा गया है जड़ सहित ट्री को वहाँ से उगती हैं। तो क्लोज टू द ग्राउंड है हमारा सही आंसर, यानी ज़मीन के एकदम पास से उगती हैं। होपफुली स्टूडेंट्स अच्छे से आपको ये क्वेश्चंस सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। 13 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। आपको अब मेंशन ये करना है कि आउट ऑफ 13 आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, इसे मेंशन करना स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे MCQs होते हैं ओवर। अगर आपको किसी भी आंसर में, किसी भी ऑप्शन में अगर कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उन्हें ज़रूर से ज़रूर क्लियर करूँगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए अपने डाउट होने पर। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक तो करें ही करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त इसे सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल दीज टॉप कोर्सेज। अब आप देखिए CBSE बोर्ड है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आपके लिए अवेलेबल है। उसके अलावा स्टेट बोर्ड्स हैं UP MP बिहार बोर्ड। तो क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइए, मिस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ई-बुक्स और ई-नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, उन्हें ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। और www.magnetbrains.com पर भी आपको ये सारे वीडियोज़ जो हैं ईजीली मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी एकदम अच्छे से पक्की रखिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।